नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू की। लगता है मैंने कुछ गलती कर दी, क्योंकि अपने देश के प्रधानमंत्री कभी किसी को, खासकर मीडिया के किसी भी पत्रकार को या न्यूज एजेंसियों को इंटरव्यू देते नहीं हैं। हालांकि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री पहले हुआ करते थे, उस समय उनके भी कुछ पत्रकार मित्र थे, लेकिन आजकल वो जब से प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं, संभवतः उन्होंने किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया। एक आध सवाल अगर उन्हें किसी दौरान आपने पत्रकारों से करते हुए देखा भी होगा, तो वो भी सवाल पूर्व निर्धारित होते हैं और उनका क्या जवाब होता है ये अलग बात रहती है। एक बहुत ज़्यादा प्रेस वार्ता उनकी चर्चित हुई थी, जिसमें उनसे सवाल किया गया था। उस इंटरव्यू को भी बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने किया था कि आम आप किस तरह से खाते हैं। ऐसे ही एक आध और इंटरव्यू आए जिसमें ये पूछा गया कि आप थकते क्यों नहीं। जो नए इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी उन्होंने एक कंपनी के सीईओ को दिया, और जिसमें उन्होंने ये बात कही कि वो देवता नहीं है, वो मनुष्य है और मनुष्य भी गलती होती है। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, आप लोगों को भी आश्चर्य हुआ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को नॉन वाइजोकल कहते थे, वो अब ये कहने पर उतारू हो गए हैं कि वो देवता नहीं है, वो एकमात्र मनुष्य। किसे नहीं याद होगा कि चुनाव के दौरान इसी तरह की उनका एक संदेश प्रसारित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें ईश्वर ने किसी काम के लिए ही जमीन पर भेजा है, यानी कि उनका ईश्वर से सीधा संपर्क है। और अचानक वो ये कहने को क्यों विवश हो गए कि वो अब देवता भी नहीं। लगता है लोकसभा चुनाव का वो सदमा उन्हें गहरे तक असर कर गया। ध्यान करिए कि जब वो उनके पास खुद के पास भारतीय जनता पार्टी के पास 330 सीटों का बहुमत होता था, 282-83 सीटों का बहुमत होता था, और आज जरूर तीसरे टर्म में उनकी सरकार बनी है, लेकिन खुद के बल पर उन्हें सरकार बनाने तक का बहुमत नहीं मिला। तो क्या ये उस घटते बहुमत की ही छटपटाहट है, या जैसा कि मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपना सेवानिवृत्त काल, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी में बताएं जो प्रधानमंत्री की भाषा है, उसके अनुसार क्या उन्होंने भी अब मार्गदर्शक मंडल में जाने का मन बना लिया है। आजकल जो उनके आप बयान भी पढ़ते होंगे, वो भी एक तरह से रिपीटेड बयान है,
जैसे बयान वो रैलियों में देते हैं वैसे ही बयान आजकल वो दे रहे हैं। जैसे आरोप उस समय वो कांग्रेस पर लगाते थे वैसे ही आरोप अभी भी वो अपने रैलियों में लगाते हैं। और 10 साल 11 साल प्रधानमंत्री के काल रहने के बाद भी लगाते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो 2014 में उनका प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राजनीति में हुआ तो वो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और ये कहते थे कि पाताल से लेकर आकाश तक के कोई भी जगह नहीं बची जहाँ की कांग्रेस ने भ्रष्टाचार न किया। आज भी उनके वही आरोप हैं। यहाँ फिर से एक सवाल उठता है कि क्या 11 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी उन्हें ऐसे कोई सबूत कांग्रेस के खिलाफ नहीं मिले जिसके आधार पर दूध का दूध पानी का पानी हो सके, या उस समय इन्होंने ऐसा ही नैरेटिव चलाया था जैसा कि नैरेटिव आजकल अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास जिसे कि भारतीय जनता पार्टी शीश महल कहती है उसको लेकर चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या अन्य नौकरशाह हों उनके भी आवास की मरम्मत का काम होता रहता है। केजरीवाल ने अपने आवास की मरम्मत कराई। आरोप है कि उसमें पहले 45 करोड़ रुपए की बात कही जाती थी, अब वही आरोप एक सीएजी रिपोर्ट के आधार पर बढ़ती हुई अब 89 करोड़ तक जा पहुंची। लेकिन आज के ब्लॉग का मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। आज का ब्लॉग मैंने प्रधानमंत्री के उस बयान पर शुरू किया था जिसमें कि उन्होंने खुद को मनुष्य माना है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपने खुद को पहले ही मनुष्य मान लिया होता तो आज आपके पास पूर्ण बहुमत होता और आप किसी भी अपमानवश अब की बार 400 पार जैसे नारे बिल्कुल नहीं लगाते। उनके देखा देखी उनके मंत्रिमंडल सहयोगी, उनके सांसद किस प्रकार उन्हें भगवान की संज्ञा देने लगे थे। उन्नाव के सांसद सच्चिदानंद हरसाक्षी ने उन्हें विष्णु का अवतार कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें विष्णु का अवतार कहा। सांसद और तब की अभिनेत्री कंगना रनौत ने उन्हें भगवान राम का अवतार कहा। और यहाँ तक कि और जो उनके कैबिनेट सहयोगी हैं उन्होंने उन्हें भगवान का अवतार ही बताया। तो क्या लोकसभा 2024 की घटती संख्या में, जैसा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये बताती है कि आप अब चुनाव जिताऊ प्रत्याशी, या यूँ कह लीजिए आप में वो ताकत नहीं बची है जिससे कि आप अपने बल पर कोई भी चुनाव पार्टी को जितवा सकें। ये अलग बात है कि लोकसभा के परिणामों के बाद आपने हरियाणा जीता, आपने महाराष्ट्र जीता, लेकिन उस पर भी एक सवालिया निशान खड़े हुए हैं और वो सवाल उठते उठते अब माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुँच गया। घटते बहुमत का क्या असर होता है ये प्रधानमंत्री को बखूबी मालूम पड़ गया होगा। अब वो प्रधानमंत्री जो पहले सदन में बैठकर विपक्षी दलों पर चुटकियां लिया करते थे, अब घटते बहुमत के बाद तीसरे कार्यकाल में उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वह सदन का सामना करें, विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब दें। वो केवल उस समय आते हैं
जब उन्हें किसी बात का जवाब देना होता है, वो अपनी बात करते हैं जैसी उनकी आदत है, मन की बात की बात करते हैं और वो बात करने के बाद वो चले जाते हैं। आजकल प्रधानमंत्री की सक्रियता दिल्ली में ज़्यादा देखी जा रही है और जिस प्रकार का नारा गढ़ा गया है, दिल्ली चली मोदी की ओर, वो ये दर्शाने को पर्याप्त है कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्वीकार कर लिया हो कि वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन अभी भी उनके मन में वो दबी टीस अभी भी है और वो दिल्ली की उस राज्य को जीतने के लिए बेताब हैं, जो राज्य उनकी ही मातृ संस्था आरएसएस और उनकी ही पार्टी ने केजरीवाल को उनके साथ सहयोग करके कांग्रेस को हटाने के लिए उन्हें तस्तरी में सौंपा था। आज अपने ही बनाए गए व्यक्ति केजरीवाल से वो सत्ता छीनना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल की भी हालत अब की बार दिल्ली में वो नहीं रही है जो लगातार 2 चुनाव से होती थी। कारण एक ही है कि अब की बार कांग्रेस भी मजबूती से लड़ रही है और उस कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए जिस प्रकार इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के लोग बातचीत कर रहे हैं, वो दर्शाने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस का मजबूत होना किस प्रकार क्षेत्रीय छत्रपों को खटकता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों या अन्य कोई, जैसे केजरीवाल को ही आप जोड़ लीजिए, जहाँ की दिल्ली की का चुनाव अभी हो रहा है, वे सभी लगभग कांग्रेस के ही वोट बैंक पर कब्जा करके अपनी राजनीति को चमका रहे। लिहाजा अब भगवान का समय तो चला गया, अब खुद को गलतियों के पुतला बांधने वाले प्रधानमंत्री क्या अब उन गलतियों के लिए भी पूरे देश से माफ़ी मांगेंगे कि जो आपने जानबूझकर किए हैं, और उन गलतियों का खामियाजा पूरा देश विभिन्न रूपों से भोग रहा है। खराब देश की अर्थव्यवस्था हो या अन्य ऐसे योजनाएं जिससे कि देश की जनता की हालत बुरी है। किसान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आशा है कि आप अब आगे चलकर जिस प्रकार आपने ये स्वीकार कर लिया कि मनुष्य से गलती होती है और उनसे भी गलतियां हुई हैं, होती हैं, तो आप ये भी स्वीकार कर लीजिए कि प्रधानमंत्री रहने के दौरान जिस समय आप भगवान के भेजे हुए दूत थे, उस समय भी आपसे गलतियां हुई और उसके लिए पूरे देश से आपको माफ़ी मांगना चाहिए। जिस प्रकार की कांग्रेस ने अतीत में अपनी सत्ता के दौरान की गई गलतियों के लिए कई बार माफ़ी मांगी है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप सभी लोगों ने उन प्रधानमंत्री का ये बदलता रूप देखा तो निश्चित तौर पर आपको धीरे धीरे और भी बहुत कुछ बदलता दिखेगा। वह नेता जो अभी कांग्रेस के साथ पीठ से पीठ
मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर खड़े दिखाई देते थे, अब अपनी राजनीति, अपनी पार्टी को बचाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हुए दिखाई दें, कोई आश्चर्य न करिएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। राजनीति बदल रही है और प्रधानमंत्री के बयान के अनुसार देश भी बदल रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।